नाउ स्ट्रेन देखते क्या होता है। स्ट्रेस पढ़ लिया हमने, अब देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन, सो स्ट्रेन भी जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस, फोर्स अप्लाई करने के बाद स्ट्रेस आता है, राइट। बट स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रेस की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन आता है। अब मैं ऐसे नॉर्मली बताता हूँ आपको स्ट्रेन क्या होता है। वैसे फॉर्मूला क्या है स्ट्रेन का? स्ट्रेन इज नथिंग बट, स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, strain is represented by small e and the formula for strain is change in length upon original length. change in length upon original length यानी कि सपोज करो मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट को, और जब मैंने इसका एफबीडी नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है P, तो बट ऑब्वियस है यहाँ ये फोर्स कैसा रहेगा? पुलिंग फोर्स है, तो इसके ऊपर जो इस तरफ रिएक्शन आएगा वो भी क्या होगा? अवे द बॉडी, सो द फोर्स सिस्टम विल बी टेंसाइल फोर्स। इसके ऊपर जो स्ट्रेस आएगा दैट स्ट्रेस विल बी टेंसाइल स्ट्रेस, और टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है? इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, राइट। नाउ इस तरफ मैंने फिक्स किया है, तो जो भी लेंथ इंक्रीज होगा वो ये साइड में ही इंक्रीज होगा। सो द चेंज इन लेंथ विल बी डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ वॉज दिस L, राइट। सो स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ, यानी कि जो ये चेंज आया लेंथ के अंदर, दैट चेंज इन लेंथ डेल्टा L इज डिवाइड बाय L. सो स्ट्रेन इज डेल्टा L डिवाइड बाय L. सो इट इज नथिंग बट ओनली रेशियो। नाउ स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? जैसे स्ट्रेस का यूनिट हमने देखा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या था इसका? न्यूटन पर mm स्क्वायर। P is in Newton, area is in mm square. Same way, now delta L, L is also nothing but a length, तो L भी क्या, delta L क्या होगा? mm में ही होगा, और L is also nothing but length, so इसका भी यूनिट क्या होगा? mm divided by mm, cancel, so strain has no unit. स्ट्रेन प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको क्या होता है। सपोज एक रबर बैंड है आपके पास। रबर बैंड आपके अंदर मस्ती बहुत है, आप रबर बैंड को खींचते रहते हो। सो जब आप रबर बैंड को खींचते खींचते क्या होता है, एक टाइम आता है कि हम देखते हैं कि हमने जब नया नया रबर बैंड लिया था तो उसका जितना लेंथ था उतना लेंथ अब नहीं रहा, उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है। तो दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी कि जो चेंज इन लेंथ आ गया उसके अंदर, दैट चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय हम लोग ओरिजिनल लेंथ कर देंगे तो हमको स्ट्रेन मिल जाता है। दैट्स इट। नाउ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है पहले वो देखते हैं। फिजिकल लाइफ में इलास्टिसिटी क्या होता है? आपके पास रबर बैंड होता है, राइट। रबर बैंड के अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि जब हम उसको खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो अपने आप उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ पे आती है। आपके पास जो इरेज़र होता है उसको हम जब ऐसे पुश करते हैं या फिर हम उसको पुल करते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ पे आ जाता है। उसके अंदर एक यही प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप क्या करते हो, खींचते हो, छोड़ देते हो, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ पे आ जाता है, राइट। सो इलास्टिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस विच इज़ ऑलरेडी अप्लाइड ऑन इट, राइट। तो उसके ऊपर से हम फोर्सेस हटा देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ पे आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। सो ये वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो इलास्टिसिटी का। नाउ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सो दैट इलास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E, राइट। नाउ इलास्टिक लिमिट क्या होती है, राइट। सो इलास्टिक लिमिट समझते हैं। आपके पास एक रबर होता है, राइट। उस रबर को आप जब पुल करते हो तो आप देखते हो कि आपके अंदर एक मेंटली एक नोट होता है कि हाँ मैं इस रबर को कहाँ तक खींचूँ, कि यहीं तक खींचूँ, इसके बाद अगर मैं खींचूँगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, राइट। या फिर टूटेगा नहीं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ पे नहीं आएगा। इसीलिए आप वो जो फोर्स अप्लाई करते हो ना, एक लिमिट तक अप्लाई करते हो, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं अप्लाई करते हो। तो वो जो लिमिट होती है ना, दैट लिमिट इज़ ओनली दैट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को डिफाइन कैसे करेंगे? इलास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एट विच एनी बॉडी और मटीरियल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्सेस, राइट।
सो इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? सो हुक्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो एक रिलेशन दिखाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। ना ये हुक्स लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप एक आदत डालो कि आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ने जा रहे हो, कोई भी नया टर्म आ रहा है तो उस नए टर्म की ज़रूरत क्यों थी, या फिर वो नया टर्म है क्या। तो एवरी न्यू टर्म को आप नोट करते जाओ, समझते जाओ। थ्रू आउट द इंजीनियरिंग आपको जितने भी टर्म्स दिखते हैं, अगर ऐसा एक भी टर्म दिखता है आपको कि वो समझा नहीं है तो आप उसको क्लियर कर लो एंड वो टर्म को समझने के बाद ही आगे बढ़ो। सो हुक्स लॉ क्या होता है वो देखते हैं, या फिर ये हुक्स लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। सपोज़ करो एक ये मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियसली इसके अंदर स्ट्रेस आएगा तो एक लिमिट के बाद में एक लिमिट ऑफ फोर्स रहेगा, यानी कि मैं इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा तो उसके अंदर मैंने बताया कि वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज़ रिगेन नहीं कर पाता है। ओरिजिनल शेप एंड साइज़ रिगेन नहीं कर पाता है मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, या फिर एक स्ट्रेन आ जाता है, उसके अंदर चेंज इन लेंथ आ जाता है, राइट। सो ये हुक्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में रिलेशन दिखाता है। यानी कि अगर मैंने इस रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसके अंदर स्ट्रेस आएगा और वो स्ट्रेस भी आएगा और स्ट्रेन भी आएगा, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन क्या है। सो पहले एक स्टेटमेंट नोट डाउन करो। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस फॉर एनी मटेरियल if that material is under the tensile load or compressive load, then stresses developed in that material will be directly proportional to the strain developed in that material within the elastic limit, right? Note that word, within elastic limit, यानी कि stress is directly proportional to strain within elastic limit। विदिन इलास्टिक लिमिट मतलब कि अगर आपकी जो इस मटेरियल की जो इलास्टिक लिमिट है उस लिमिट के बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो देन दैट टाइम स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन टिल व्हाट, ओनली टिल इलास्टिक लिमिट। अगर विदिन इलास्टिक लिमिट आप अगर फोर्स अप्लाई करते हो, इलास्टिक लिमिट तक ही फोर्स अप्लाई करते हो तो ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, अदरवाइज stress is not directly proportional to strain, right? So हुक्स लॉ ने स्टेटमेंट दिया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, तो उससे हम एक्सप्रेशन देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, राइट। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, यहाँ पे इक्वल टू लाया एंड एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, दैट इज कॉल्ड एज E, and that E is nothing but elasticity, or it is called as modulus of elasticity or Young's modulus of elasticity। so stress प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद में कैपिटल E आया एंड यहाँ पे स्मॉल e आया, राइट। सो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। सपोज़ करो ये रॉड है, इस रॉड के ऊपर मैंने क्या किया, ये रॉड का मैंने आपको मटेरियल बता दिया। सपोज़ करो ये माइल्ड स्टील रॉड है और इसका इलास्टिसिटी जो है यानी कि इसका यंग्स मॉड्यूलस जो है वो भी मैंने आपको डिफाइन करके दे दिया है, इसका लेंथ भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। और इसके ऊपर मैं कितना फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया, और मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सारे डेटा आपके पास आ गए हैं और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर P अमाउंट का फोर्स अप्लाई करने से, इसका लेंथ L रहने पे, इसका डायमीटर D होने पे और इसकी इलास्टिसिटी या फिर इसका यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू XYZ रहने पे इस रॉड के अंदर चेंज इन लेंथ कितना आएगा, यानी कि डेल्टा L कितना आएगा। तो आप इस चीज़ को कैसे निकालोगे? तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आपके पास कोई फार्मूला हो जिससे आप क्या करो, वो फार्मूले में कैलकुलेट करके आप इसका चेंज इन लेंथ निकाल सको, या फिर आप प्रैक्टिकली जाओ। एक होती यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसके ऊपर आप इस रॉड को क्लैम्प करो और एक्चुअली में वो टेस्ट परफॉर्म करो, देन आपके पास जो रिज़ल्ट आता है उसको नोट करो और मुझे बता दो, राइट। सो
अब ये टेस्ट जो हम लोग ने जिस ये यूटीएम मशीन पे जो टेस्ट किया वही सेम टेस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। तो वो जो फॉर्मूला डेवलप होता है वो सेम इसी हुक्स लॉ से ही वो फॉर्मूला डेवलप होता है। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डिराइव दैट formula for change in length. We know stress is equal to force per unit area. We know that stress is equal to force per unit area. Capital E को as it is रहने देते हैं. Small e we know that delta L upon original change in length upon original length. So हमको delta L के लिए ही चाहिए था expression. delta L को यहाँ पे रखते हैं, बाकी सबको यहाँ shift कर देते हैं. So we can get delta L is equal to PL upon ए ई, राइट। सो ये आपका चेंज इन लेंथ के लिए एक्सप्रेशन आ गया। सो नाउ यहाँ पे ई जो है, इस ई का हमको यूनिट अगर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यहीं से हम देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन में ई को हम यहाँ पे रखते हैं और स्मॉल ई को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। सो वी कैन गेट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड स्मॉल ई हैज़ नो यूनिट, सो आपका ई का जो यूनिट होगा दैट विल बी न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। नाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ डक्टाइल मटेरियल एंड व्हाट इज़ ब्रिटल मटेरियल। सो डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। सपोज़ करो कि मैंने एक रबर का फ्लोर बनाया और उस पर 4-5 बच्चों को छोड़ दिया खेलने के लिए। तो रबर का फ्लोर है तो चारों बच्चे जब खेलना स्टार्ट किए तो रबर का फ्लोर फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा, और जैसे ही रबर के ऊपर एक लिमिट के बाद हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन शो करता है, और जैसे ही हम फोर्स हटा लेते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ पे आ जाता है। तो उसी तरीके से वो रबर का फ्लोर है, उसके ऊपर चारों पाँचों बच्चे खेलने लग गए, और उनको देख के, और 4-5 बच्चे थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि उनको भी जाना चाहिए, तो वो भी चारों पाँचों आके खेलने लग गए। टोटल 10 लोग हो गए। तो ये 10 खेल रहे थे तो कूदने, उसके ऊपर कूद रहे थे, तो कूदने की वजह से क्या हो रहा था कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होने की वजह से उनको मज़ा आ रहा था। तो फिर वही देखते हुए और एक बच्चा आया, 11वां बच्चा जब आया उसके ऊपर, वो जब कूदना चालू किया तो बाकी के बच्चों को ऐसा फील हुआ कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही नीचे जा रहा है, इससे ज़्यादा अगर कोई 12वां बच्चा अगर आएगा तो ये तो गिर जाएगा। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अभी 11 बच्चे हो गए, इसके बाद हम लोग नहीं आएंगे, दूसरे बच्चे, इतने लोग ही खेलेंगे। तो इससे हमको एक समझ में आया कि हाँ, ये 12वां बच्चा अगर आता तो ये थोड़ा सा ये जो फ्लोर बना हुआ था ये फेल हो जाता या फिर ये टूट जाता और हम सब नीचे गिर जाते, राइट। तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन एक कैसी थी कि नेक्स्ट डे मैंने वही फ्लोर ग्लास का बना दिया, राइट। तो ग्लास का फ्लोर जब मैंने बनाया तो वापस से मैंने 5 बच्चों को छोड़ दिया उसके ऊपर खेलने के लिए, और वो खेलना स्टार्ट किए। देन रबर ये ग्लास का होने की वजह से वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं था तो उनको उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट ठीक है, उनको देखते हुए देखते हुए और 5 बच्चे आ गए उसके ऊपर खेलने लग गए। फिर 11वां बच्चा भी आ गया, फिर डायरेक्टली 12वां बच्चा आया, और जैसे ही 12वां बच्चा आया वो तुरंत ग्लास का फ्लोर टूट गया। टूटने की वजह से क्या हुआ, नीचे बच्चे गिर गए, लेकिन मैंने नीचे अरेंजमेंट करके रखा था, उनको कुछ हुआ नहीं। तो वो फेल होने के पहले, रबर फेल होने के पहले काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मेशन दिखाया। वेरएस जब हम ग्लास के फ्लोर पे देख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो उस वक्त जो डिफॉर्मेशन आया होगा वो शायद बहुत ही कम होगा, इसीलिए उनको पता नहीं चला। सो ग्लास का फ्लोर या फिर ग्लास ऐसा मटेरियल है जो फेल होने के पहले काफ़ी अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं दिखाता, वेरएस रबर फेल होने के पहले काफ़ी अच्छा डिफॉर्मेशन दिखा देता है। So ductile material are those material which shows appreciable amount of deformation before its failure, whereas brittle materials are those material which do not show appreciable amount of deformation before its failure. So rubber is a good example. Rubber can be considered as an example of ductile material, whereas glass can be considered as a example of brittle material. So actually में देखें तो डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल इज स्टील, माइल्ड स्टील, कॉपर, सो देन एल्यूमिनियम, एंड अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल में आयरन, कास्ट आयरन, दीज आर दी गुड एग्जांपल ऑफ
ब्रिटल मटेरियल. नाउ ये दिस नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल. पहले हम डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व देखेंगे, उसके बाद हम ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व देखेंगे. अब ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व होता क्या है वो समझ लेते हैं. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व इज़ नथिंग बट इट्स अ ग्राफ. एक एक्सिस पे स्ट्रेस होता है और एक एक्सिस पे स्ट्रेन होता है. और एक आपको पता होगा यूटीएम मशीन, दिस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लैब में होता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा यूटीएम मशीन. तो यूटीएम मशीन में बेसिकली होता क्या है कि एक जॉ होता है, नीचे का जॉ फिक्स होता है, ऊपर का जॉ मूवेबल होता है, और उस नीचे के जॉ के अंदर हम लोग ये रॉड को फिक्स कर देते हैं, और ऊपर का जो मूवेबल जॉ है उसको हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं. तो क्या होता है कि ये नीचे से ऐसे फिक्स हो गया, ऊपर की तरफ से जब ये खींचना चालू होता है तो क्या होता है, इसके ऊपर लोड लगता है. लोड लगने की वजह से क्या होता है, इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, और हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई करना चालू करते हैं, और इस मटेरियल के ऊपर क्या स्ट्रेस, कितना एक पर्टिकुलर लोड पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना स्ट्रेन आ रहा है, फिर धीरे धीरे हम ग्रेजुअली लोड आगे बढ़ाते जाते हैं एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की स्टडी करते हैं. देखते हैं कि किस मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या रिस्पॉन्सेस आते हैं इस मटेरियल के अंदर ऑन द एक्सिस ऑफ स्ट्रेस एंड ऑन द एक्सिस ऑफ स्ट्रेन. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल. तो मैंने बताया जैसे कि मैंने यूटीएम मशीन के ऊपर लोड अप्लाई करना, यूटीएम मशीन से मैंने लोड अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. और ये है, कंसिडर करते हैं हमारी यूटीएम मशीन का नीचे वाला फिक्स जॉ, जहाँ पे हमारा ये रॉड फिक्स्ड है, क्लैम्प किया हुआ है, और ये हमारा मूवेबल जॉ है. इनिशियली यहाँ पे था, ये धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन में मूव होता है, रॉड पुल होता है, रॉड पुल होने की वजह से रॉड के ऊपर लोड आना स्टार्ट होता है. ठीक है, सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में हम देखते हैं कि जब मैंने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया तो स्ट्रेस इंक्रीज़ हुआ और स्ट्रेन भी इंक्रीज़ हुआ. राइट, यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट पे स्टडी करते हैं, स्ट्रेस इतना हुआ, स्ट्रेन इतना हुआ. राइट, फिर मैंने लोड अप्लाई किया, इंक्रीज़ किया, स्ट्रेस भी बढ़ा, स्ट्रेन भी बढ़ा. फिर लोड अप्लाई किया मैंने, स्ट्रेस भी बढ़ा, स्ट्रेन भी बढ़ा. फिर यहाँ तक पी पॉइंट तक आता हूँ मैं, तो स्ट्रेस भी बढ़ता है और स्ट्रेन भी बढ़ता है. राइट, सो अब पी पॉइंट इज़ दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब पी पॉइंट तक क्या होता है कि मैं जैसे ही लोड इंक्रीज करता हूँ तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. राइट, टिल पॉइंट पी. लेकिन पी पॉइंट के बाद मैं जब फोर्सेस अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ तो पी से लेके ई तक क्या होता है कि जो इनके अंदर जो हमको रिलेशन दिखता है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल, बट फिर भी टिल पॉइंट ई हम देखते हैं कि लोड विच इज़ अप्लाइड इज़ दैट इज़ विद इन इलास्टिक लिमिट. एंड टिल पॉइंट ई अगर मैं उस रॉड के ऊपर से, इस रॉड के ऊपर से मैं फोर्स अप्लाई करना छोड़ देता हूँ, यानी कि फोर्स इंक्रीज़ करना एंड फोर्स उसके ऊपर से रिमूव कर देता हूँ, तो टिल पॉइंट ई तक क्या होगा कि ये जो रॉड है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर पाएगा. यानी कि दैट पॉइंट ई इज़ नथिंग बट इलास्टिक लिमिट. पॉइंट ई तक जो भी लोड अप्लाई किया है, अगर उन लोड को मैं रिमूव कर लूँ तो दैट मटेरियल विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. राइट, सो पॉइंट ई इज़ कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट पॉइंट. राइट, उसके बाद मैं फर्दर लोड इंक्रीज़ करता हूँ. अब ये जो ग्राफ है ये आगे मूव कैसे हो रहा है, जैसे जैसे मैं लोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं लोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो कैसे लोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये जो है ऊपर वाला जाओ ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, मूव होने की वजह से इसके ऊपर लोड इंक्रीज़ हो रहा है, तो लोड इंक्रीज़ होगा तो इसके अंदर क्या होगा, किसी भी रॉड के अंदर अगर लोड में बढ़ाऊंगा तो उसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा. बिकॉज आई नो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो मैं जब लोड बढ़ाऊंगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा. फोर्स मैंने बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा. राइट, सो ई के बाद मैं जब फोर्सेस इंक्रीज़ करता हूँ तो देखता हूँ कि स्ट्रेस उतना ज़्यादा अमाउंट से नहीं बढ़ रहा है बट स्ट्रेन ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है. और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बिकॉज वी कैन सी दैट लाइन इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. थोड़ी सी लाइन जो होती है वो राइट साइड में इंक्लाइंड या डाउनवर्ड साइड में इंक्लाइंड होती जाती है. राइट, सो
हम लोड इंक्रीज करते जाते हैं और ऐसा सिचुएशन, ऐसा सिलसिला हमको कब तक दिखता है, टिल पॉइंट y, एंड दैट y इज कॉल्ड एज अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। सो y तक हमने क्या देखा कि मैं लोड इंक्रीज करते गया तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होते गया, बट y वॉज द पीक पॉइंट टिल विच आई इंक्रीज द लोड एंड स्ट्रेस वॉज ऑल्सो इंक्रीज्ड। बट y के बाद मैं जब लोड इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ तो आई कैन सी दैट my stress is not getting increased but I can see that strain is getting increased। तो इस पॉइंट के बाद में जब और मैं लोड अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि स्ट्रेस कम होता जा रहा है और स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस का वैल्यू तो कम होते जा रहा है। एज आई कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लूँ तो स्ट्रेस क्या हुआ, इस पॉइंट के कंपेयर में इस पॉइंट पे स्ट्रेस इतना था, बट इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या हो गया, कम हो गया, राइट। और स्ट्रेन इस पॉइंट पे यहाँ था, बट स्ट्रेन इस पॉइंट पे बढ़ गया। यानी कि y अपर यील्ड पॉइंट के बाद में मैं अगर लोड्स इंक्रीज करता हूँ तो माई स्ट्रेस विल नॉट इंक्रीज बट स्ट्रेन विल इंक्रीज, राइट। तो ऐसा सिलसिला कब तक चलता रहा, टिल पॉइंट y डैश। सो y डैश कौन सा पॉइंट है, y डैश इज दैट पॉइंट टिल विच मैं लोड इंक्रीज करता हूँ तो स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होता है, स्ट्रेस डिक्रीज होता है, बट स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। सो जब ये y डैश वॉज द लोअर लिमिट, लोअर यील्ड पॉइंट। सो y डैश जो है वो हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है। इस पॉइंट तक हमने ये सिलसिला देखा, राइट। सो y डैश के बाद में मैं जब और इंक्रीज करता हूँ लोड तो मैं देखता हूँ कि वापस से स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, बट स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। जैसा यहाँ पे सिचुएशन था उस टाइप का सिचुएशन हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रेस इंक्रीज होता जा रहा है, स्ट्रेन डिक्रीज होता जा रहा है, और लोड बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, और लोड बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ऐसा कब तक होता रहा, एक पॉइंट आता है यू, जिसको कहते हैं हम अल्टीमेट पॉइंट। सो अल्टीमेट पॉइंट तक हमने देखा कि स्ट्रेस भी इंक्रीज हुआ और स्ट्रेन भी इंक्रीज हुआ, राइट। बट अल्टीमेट पॉइंट के बाद में मैंने थोड़ा भी लोड अगर लगाया तो मैं देखता हूँ कि स्ट्रेस जो है वो नहीं बढ़ रहा है, बट स्ट्रेन बढ़ रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा और लोड अप्लाई किया तो पॉइंट बी आ गया, एंड पॉइंट बी पे वो मटेरियल क्या हुआ, टूट गया, वो मटेरियल फेल हो गया, राइट। सो पॉइंट बी इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट और फेलियर पॉइंट, राइट। सो अब देखते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो जो उस यूटीएम मशीन पे अगर आपने टेस्ट कंडक्ट किया होगा, प्रैक्टिकल देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम इसके ऊपर लोड इंक्रीज करते हैं तो ये इसका जो यहाँ पे नेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ये यहाँ का डायमीटर थोड़ा सा पतला होते चले जाता है, करेक्ट। और फाइनली पॉइंट बी तक हम जब लोड अप्लाई कर देते हैं तो ये जो मटेरियल है वो फेल हो जाता है और हमको इनका नीचे कैसा शेप दिखने को मिलता है। एक तरफ हमें कप दिखेगा, कप, और दूसरी तरफ हमको कोन दिखेगा, राइट। सो इस तरीके से डक्टाइल मटेरियल फेल होता है। सो दिस वाज अबाउट द डक्टाइल मटेरियल। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। सो सेम जैसे हमने डक्टाइल मटेरियल के लिए देखा वैसे हम ब्रिटल मटेरियल के लिए देखेंगे, और ब्रिटल मटेरियल भी सेम उसी तरीके से ब्रिटल मटेरियल का एक रॉड हमको यूटीएम मशीन के ऊपर अप्लाई करना है और क्लैम्प करना है। क्लैम्प करने के बाद हम यूटीएम मशीन पे ऊपर वाला जॉ मूव करते जाएंगे और लोड इंक्रीज़ होते जाएगा। लोड इंक्रीज़ होते जाएगा तो हम देखेंगे कि लोड इंक्रीज़ होने से फिर स्ट्रेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल से थोड़ा अलग बिहेव करता है। जैसे कि हमने देखा था डक्टाइल मटेरियल के अंदर कि एक लोड अप्लाई करने के बाद एक पी पॉइंट आता है जहाँ तक हमको एक ये दिखता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि ये पी जो होता है वो इलास्टिक पी इज़ अ प्रोपोर्शनल पॉइंट। बट अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो जो हमको प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है दैट पी, वो काफ़ी बड़ा नहीं दिखता है, वो काफ़ी कम होता है। एज वी कैन सी दैट पी, अगर मुझे यहाँ पे पी मार्क करना हो दैट पी पॉइंट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको स्ट्रेस स्टेट कुछ लेंथ दिख रहा था, वहाँ तक हमने क्या किया, पी पॉइंट मार्क कर दिया, एंड दैट पी पॉइंट इज़ मार्क्ड बेस्ड ऑन दी वैल्यूज़ विच वी गेट ऑन दी यूटीएम मशीन। सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो वो पॉइंट पी है वो बहुत ही कम डिस्टेंस तक दिखता है, एंड दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स वाई वी डोंट मार्क इट।
सो जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं और लोड इंक्रीज़ करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, और आते आते एक पॉइंट आता है, पॉइंट बी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट। और उस पॉइंट पे क्या होता है कि डायरेक्टली आपका जो ये ब्रिटल मटेरियल है वो फेल हो जाता है। और ब्रिटल मटेरियल जब यूटीएम मशीन पे इसका देखते हैं, जब ब्रिटल मटेरियल फेल होता है तो वो कैसा दिखता है। ये जब फेल होगा तो ब्रिटल मटेरियल में आपको कप फॉर्मेशन या फिर कोन फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, ये डायरेक्टली फेल हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, ब्रिटल मटेरियल विल नॉट शो मच डिफॉर्मेशन बिफोर इट्स फेलियर। तो ये जो होता है यहाँ पे उतना ज़्यादा नेक फॉर्मेशन नहीं होता, बहुत ही लाइट सा, बहुत ही मामूली सा नेक फॉर्मेशन होता है और ये डायरेक्टली फेल हो जाता है। यही रीज़न है कि हम यील्ड पॉइंट नहीं फाइंड कर पाते, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक पॉइंट ऐसा था कि जिसके बाद स्ट्रेस जो था वो डिक्रीज़ होना चालू हो गया था और स्ट्रेन जो है इंक्रीज़, स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज़ होना चालू हो गया था और स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज़ होना चालू हो गया था। बट यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो हमको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पे लोड इंक्रीज़ करने के बाद हमारा स्ट्रेस जो हो डिक्रीज़ हो और स्ट्रेन जो हो इंक्रीज़ हो, ऐसा हमें कोई पॉइंट नहीं दिखता है इसमें हमको ऐसे दिखता है कि स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है, और अचानक से एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमारा क्या होता है, मटेरियल फेल हो जाता है और स्ट्रेस जो पॉइंट पे हमारा मटेरियल फेल होता है उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। उस पॉइंट पे जो लोड अप्लाई किया है, दैट लोड विल बी अल्टीमेट लोड फॉर द ब्रिटल मटेरियल, एंड दैट stress will be noted as the ultimate stress, sigma u. That load will be considered as pu or p max, राइट। सो इसके अंदर अगर फिर भी हमको यील्ड पॉइंट मार्क करना है तो वो देखते हैं हम कैसे मार्क कर सकते हैं। हमको इसका जो इनिशियल कर्व है वहाँ से एक टेंजेंट प्लॉट करना है, राइट, देन एक x वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। नाउ दिस एक्सिस पे क्या है, हमारा स्ट्रेन है, तो x वैल्यू ऑफ स्ट्रेन से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो पैरेलल लाइन जिस पॉइंट पे आपके कर्व को कट करेगी, दैट पॉइंट विल बी ट्रीटेड एज द yield stress or the proof stress, but that point is very approximate point, so that's why we don't consider this point, and that x की value will depend on the material to material, that x value will be different, and ये x, suppose अगर ये x is 0.1% of this स्ट्रेन, इस पॉइंट पे हमको जो स्ट्रेन मिला, अगर इस स्ट्रेन का दिस x विल बी 0.1%, देन दिस स्ट्रेस विल बी 0.1% प्रूफ स्ट्रेस, दिस पॉइंट, देन दिस स्ट्रेस विल बी कॉल्ड एज 0.1% ऑफ 0.1% प्रूफ स्ट्रेस, राइट। सो ये हमने देख लिया ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। नाउ अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज करो अगर ये जो सिग्मा यू है, तो सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेस है। अल्टीमेट स्ट्रेस पे जो आपका लोड रहेगा वो कौन सा लोड रहेगा, पी यू, अल्टीमेट लोड, एंड दैट एरिया विल बी फिक्स्ड। अगर हम अल्टीमेट मैक्सिमम लोड भी अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे जो एरिया रहेगी, इनिशियली हमने जो एरिया दिया था, दैट एरिया विल बी फिक्स, राइट। उसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लोड अप्लाई होना स्टार्ट होगा टिल यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के बाद क्या होता है कि उसका एरिया डिक्रीज होते जाता है, बट इनिशियली हमने एरिया क्या रखा था, फिक्स रखा था। और जब हम किसी रॉड को किसी मशीन के अंदर या किसी एलिमेंट को हम जब यूज़ करते हैं तो वी कंसिडर इट्स इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज़ फिक्स्ड, सो दिस ए विल बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड, और दिस लोड विल बी ऑलवेज डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सम टाइम ऐसा भी होगा कि हम लोड बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, कभी कभी हम कम अप्लाई कर देंगे, कम अप्लाई कर देंगे। क्या होता है कि लिफ्ट के अंदर हम जब जाते हैं, कभी कभी एक आदमी भी ट्रैवल करता है, कभी कभी 12 आदमी भी ट्रैवल करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि लोड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते जाता है। नाउ दिस लोड इज़ दी ड्राइविंग पैरामीटर। अगर ये लोड इंक्रीज़ होता है तो ये स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा, बिकॉज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो फिक्स है, तो दिस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोड। अगर लोड इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस भी इंक्रीज़ होगा। अगर सपोज करो मैंने पी यू की जगह पे क्या कर दिया, पी वाई कर दिया, अगर ये
यील्ड लोड हो गया तो यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, और एरिया तो वही रहने वाली फिक्स। नाउ अगर पी वाई से मैं कम लोड करता हूँ, अगर सपोज करो नॉर्मल लोड अप्लाई करता हूँ मैं, नॉर्मल लोड, तो नॉर्मल लोड पे जो स्ट्रेस आएगा दैट स्ट्रेस विल बी ऑल्सो नॉर्मल, दैट एरिया विल बी फिक्स्ड, सो दैट पी इज द ड्राइविंग पैरामीटर। अगर पी चेंज होता है तो आपका स्ट्रेस भी चेंज होता है। नाउ इसके अंदर देखते हैं सिग्मा यू इज इक्वल टू पी यू अपॉन ए। यहाँ पे भी क्या होगा, पी, यहाँ पे तो यील्ड पॉइंट तो हमको मिलता नहीं है, राइट, सो हमको अल्टीमेट पॉइंट ही कंसीडर करना पड़ेगा। एंड अगर हमारा सपोज करो पी मैंने मैक्स अप्लाई कर दिया है, अल्टीमेट लोड अप्लाई कर दिया, तो स्ट्रेस ऑब्टेन विल बी अल्टीमेट स्ट्रेस। सो अगर मैं सपोज करो नॉर्मल लोड अप्लाई कर रहा हूँ, तो नॉर्मल लोड पे जो स्ट्रेस मिलेगा दैट स्ट्रेस विल बी ऑल्सो नॉर्मल स्ट्रेस। नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इस फॉर्मूले को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स कैसी कैसी आती हैं। एक तो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक रॉड होता है, रॉड का डायमीटर ऑलरेडी गिवन होता है, और हमको क्या करना होता है, वहाँ पे इंड्यूस्ड स्ट्रेस फाइंड करना होता है, जो उस रॉड के अंदर इंड्यूस्ड स्ट्रेस होता है वो फाइंड करना होता है। एक प्रॉब्लम तो ऐसी होती है जहाँ पे हमको क्या करना होता है, डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन करना होता है यानी कि वहाँ पे हमको लोड दिया होता है, और लोड दिया रहने पे लोड दे के वो हमसे पूछता है कि इतने लोड के लिए अगर मुझे कोई रॉड है, उस रॉड को यूज़ करना है, और उस रॉड के ऊपर इतना लोड आने वाला है, तो उस रॉड का डायमीटर कितना होना चाहिए। सो ऐसी दो टाइप ऑफ कंडीशन आती है। तो जब हमको डिज़ाइन वाला बात आता है, जब डिज़ाइन का सिचुएशन आएगा तो क्या करना है, और जब हमको खाली इंड्यूस्ड स्ट्रेस फाइंड करना होता है तो हमको क्या करना है। जब इंड्यूस्ड स्ट्रेस फाइंड करना है तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि हमारे पास स्ट्रेस फाइंड करना है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसमें क्या रहेगा, आपका पी जो रहेगा नोन रहेगा, आपका ए जो रहेगा वो एरिया। एरिया यानी कि अगर सपोज करो आपने जो रॉड यूज़ किया है वो कैसा है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, तो एरिया क्या होगी उसकी, π/4 d²। तो उसका डायमीटर तो आपको पता रहेगा, बिकॉज वहाँ पे वो इंड्यूस्ड स्ट्रेस पूछ रहा है, तो आपको डायमीटर जो है, जो भी रॉड रहेगा उसका डायमीटर तो आपको दिख जाएगा, या फिर वो बताएगा आपको। सो डी डायमीटर विल बी नोन, तो इससे हमको एरिया मिल जाएगा। फोर्स भी हमको पता रहेगा कि इसके ऊपर लोड कितना आ रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो एक तो ये कंडीशन आएगी जहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ना। एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमको क्या करना होता है, डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन यानी कि हमको वहाँ पे फाइंड करना होता है कि इतने लोड के लिए मुझे कितने डायमीटर का रॉड यूज़ करना पड़ेगा। सो उस जगह पे हमको क्या करना होता है, उस जगह पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बट यहाँ पे पी और ए नोन था, तो यहाँ पे क्या नोन रहेगा, यहाँ पे भी लोड, यहाँ पे भी नोन है, यहाँ पे भी लोड नोन है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इतने लोड के लिए, इतने लोड पे कितना स्ट्रेस आएगा। यहाँ पे बताया है आपको कि इतने लोड के लिए आप कौन सी डायमीटर वाला रॉड यूज़ करोगे, तो आपको पी नोन रहेगा। इसमें क्या करना है, डायमीटर पूछ रहा है इसमें, यानी कि π/4 d²। सो इसमें वो जो d है वो क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, यानी कि वो डायमीटर पूछ रहा है। तो स्ट्रेस कहाँ से लाएंगे, स्ट्रेस तो बताया नहीं उसने। यहाँ पे तो एरिया भी दिया हुआ था, फोर्स भी दिया हुआ था, तो हमने स्ट्रेस निकाल लिया। और यहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन वाले में आपको स्ट्रेस भी नहीं पता होता है, एरिया भी नहीं पता होती है, तो आपको स्ट्रेस कहाँ से लाना है वो देखते हैं ना। अगर हम डिज़ाइन कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम उस चीज़ को डक्टाइल मटेरियल से डिज़ाइन करने वाले हैं या ब्रिटल मटेरियल से डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर हम डक्टाइल मटेरियल से डिज़ाइन करने वाले हैं तो हमको कौन सा लोड लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रेस कंसिडर करके हमको डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे कि हम डक्टाइल मटेरियल का ये देख रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है कि सिग्मा वाई हमको दिखता है और सिग्मा यू दिखता है। ब्रिटल मटेरियल में क्या दिखता है, सिग्मा यू दिखता है। तो ब्रिटल मटेरियल में खाली एक ही दिख रहा है हमको, सिग्मा यू को लेके हमको डिज़ाइन कर देना। अगर हम ब्रिटल मटेरियल के लिए ब्रिटल मटेरियल से कोई रॉड डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको सीधा सिग्मा यू लेके डिज़ाइन कर देना है। सिग्मा यू अगर यहाँ पे हमको पता चल जाएगा तो सिग्मा यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करके
फोर्स पता हो जाएगा हमको, फोर्स तो गिवन होगा तो आपको डायरेक्टली डायमीटर मिल जाएगा। नाउ अगर आपका जो मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल से डिज़ाइन करना है तो आपको सिग्मा यू लेना है या सिग्मा वाई लेना है। तो हम देखते हैं कि सिग्मा वाई भी कैसा पॉइंट है। सिग्मा वाई जो पॉइंट आता है अगर वहाँ तक भी हम लोड अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद हम अगर थोड़ा भी लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो मटेरियल इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है और हमको दिखता है कि स्ट्रेस उसके अंदर डिक्रीज हो जा रहा है। तो पॉइंट वैसे देखा जाए तो आइडियली अगर हमको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो हमको पॉइंट ई तक ही लोड अप्लाई करना चाहिए, पॉइंट ई तक के लोड को ही कंसीडर करके डिज़ाइन करना चाहिए, बिकॉज पॉइंट ई इज़ द इलास्टिक पॉइंट। और इलास्टिक पॉइंट के बाद अगर हम लोग कोई भी ये इलास्टिक पॉइंट के बाद अगर हम लोग लोड अप्लाई करके डिज़ाइन करते हैं या लोड कंसीडर करके डिज़ाइन करते हैं तो क्या होता है कि इलास्टिक पॉइंट के बाद में उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन इज़ अ टाइप ऑफ फेलियर ओनली। सो स्टार्टिंग में वो उतना डिफॉर्मेशन रहता है बट अगेन रिपीटेटिव लोड के बाद में वो जो डिफॉर्मेशन रहते हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमको आइडियली पॉइंट ई तक ही लेके लोड डिज़ाइन करना चाहिए। बट इतना ये हम सिग्मा वाई लेके डिज़ाइन करते हैं। वो क्यों डिज़ाइन करते हैं मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई वी डिज़ाइन कंसिडरिंग दैट सिग्मा वाई, राइट। और अगर सिग्मा वाई तक हम लोग लेके डिज़ाइन करते हैं तो जो इतना लोडिंग का स्कोप रहता है इतना और एक्स्ट्रा लोडिंग हम कर सकते हैं। तो जो हमारा जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल वेस्ट नहीं होगा। इसके लिए हम लोग डक्टाइल मटेरियल के अंदर सिग्मा वाई लेके डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं ना। उस सवाल आता है कि सिग्मा वाई की वैल्यू या सिग्मा यू की वैल्यू हमको मिलती कहाँ से है। तो सिग्मा वाई और सिग्मा यू की वैल्यू जब हम यूटीएम मशीन पे किसी रॉड के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सिग्मा यू की वैल्यू और सिग्मा वाई की वैल्यू हमको उसी वक्त वो टेस्ट परफॉर्म करते वक्त ही मिल जाता है। तो हम जब कोई भी मशीन या कोई भी एलिमेंट डिज़ाइन करने के लिए जब हम मटेरियल मंगाते हैं अपने सप्लायर के पास से तो अवर सप्लायर ही वो वैल्यू डिफाइन करके देता है। बट बिकॉज जब स्टील मैन्युफैक्चरर है अगर वो स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो कितनी यील्ड स्ट्रेंथ वाला कितनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला स्टील हमको दे रहा है वो डिफाइन करके देता है। तो इस हिसाब से हम लोग, और वो कैसे देता है वो इसी तरीके से यूटीएम मशीन के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करके ही हमको यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू देता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा वाई की वैल्यू लेंगे और सिग्मा वाई की वैल्यू को लेके यहाँ पे क्या करेंगे डिज़ाइन वाले में सिग्मा वाई की वैल्यू लेंगे और सिग्मा वाई की वैल्यू लेके हम डायमीटर डी फाइंड कर लेंगे, राइट। सो ऐसे दो हमको प्रॉब्लम दिख गए कि दो सिचुएशंस दिख गए। नाउ मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम देता हूँ। अब तक जितने भी कंसेप्ट थे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो सारे मैंने आपको बता दिए। नाउ इसके बाद आपको एक कंसेप्ट और समझना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझाने के लिए मैं डायरेक्टली फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझाऊंगा तो आप कन्फ्यूज होंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको पहले एक प्रॉब्लम बताऊँगा, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर जाएंगे, राइट। नाउ मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। उसके अंदर क्या है कि आप समझिए कि एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर क्या कर रहा है, ट्रॉली को पुल कर रहा है। सो मैं कंसिडर करता हूँ दैट ट्रैक्टर का इंजन इज दिस, ये ट्रैक्टर है और ये क्या कर रहा है, ट्रॉली को पुल कर रहा है। और ये ट्रॉली जो है, दिस ट्रॉली इज़ फुल ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल है उसके अंदर, और जो लोड ये पुल कर रहा है इंजन, ट्रैक्टर, ट्रॉली के ऊपर जो लोड है दैट इज़ 100 किलो न्यूटन, राइट। नाउ आपको प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि ये इंजन ये ट्रॉली को पुल कर रहा है, उसके लिए बीच में उसने क्या यूज़ किया है, ये कनेक्टिंग, ये रॉड यूज़ किया है और इस रॉड के थ्रू इस ट्रॉली को वो पुल कर रहा है। तो इस रॉड का डायमीटर हमें कितना रखना चाहिए, राइट, ये आपको डिज़ाइन करना है। तो देखते हैं ये डायमीटर हमको कैसे मिलेगा। नाउ यही चीज़ आपको डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन 1, मशीन डिज़ाइन 2, आगे के हायर सेमेस्टर में डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में जब आप जाते हैं तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही वी हैव टू कीप द अप्रोच लाइक वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द मशीन एलिमेंट्स। सो अगर अभी से हम ये सारी चीज़ों का हैबिट रखेंगे कि किस तरीके से उस चीज़ को डिज़ाइन करना है, सो वी विल बी वेरी गुड एट मशीन डिज़ाइन 1, मशीन डिज़ाइन 2 एंड डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। सो देखते हैं कि इसके ऊपर वो एक स्किल डेवलप करना है हमको कि वो मशीन डिज़ाइन करना है तो किस तरीके से करना है, क्या क्या पॉइंट्स हमको कंसिडर करके डिज़ाइन करना है। तो देखते हैं कि अब ये इंजन जब पुल करेगा तो लोड कैसे आएगा। 100 किलो न्यूटन लोड है तो ये 100 किलो न्यूटन ये इंजन पुल करेगा। तो बट ऑब्वियस है ये इंजन पुल करेगा तो ये इसका फोर्स इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा और इसका फोर्स इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, तो ये ट्रॉली मूव होगी। यानी कि इस रॉड के ऊपर जो लोड आने वाला है वो कितना लोड आने वाला है, 100 किलो न्यूटन। इस रॉड के ऊपर कितना लोड आने वाला है, 100 किलो न्यूटन, राइट। सो
अब आपको इस रॉड का डायमीटर फाइंड करना है कितने के लिए, 100 किलो न्यूटन के लिए। यानी कि ये प्रॉब्लम कैसी है, आपको खाली लोड दिया हुआ है, राइट, आपको डायमीटर फाइंड करना है, आपको सिग्मा वाई भी नहीं दिया हुआ, राइट। सो अब हम ही डिज़ाइनर हैं, हम ही इंजीनियर है, हमको ही डिज़ाइन करना, तो हमको डिसाइड करना है कौन सा मटेरियल लेना है, डक्टाइल मटेरियल लेना है, ब्रिटल मटेरियल लेना है, या फिर मार्केट में से इंडस्ट्री में से हमको कौन सा स्टील लेना है या कौन सा रॉड लेना है जिसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना रहा है, ये सारी चीज़ें हमको ही डिसाइड करना है। तो देखते हैं, हमको डिज़ाइन वाला प्रॉब्लम है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बट यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस है, ये यील्ड स्ट्रेस है, तो यहाँ पे हमको इंड्यूस्ड स्ट्रेस फाइंड करना है। यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेस है तो यहाँ पे लोड भी कौन सा रहेगा, यील्ड लोड रहेगा, राइट। सो डिज़ाइन करते वक्त हमको कभी भी मैक्सिमम लोड के लिए लेके डिज़ाइन करना है, बिकॉज लोड तो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। अगर हम लोग कम लोड को लेके डिज़ाइन कर देंगे तो क्या होगा, जब मैक्सिमम लोड आएगा तो वो फेल हो जाएगा। इसीलिए हमको डिज़ाइन कभी भी मैक्सिमम लोड को कंसीडर करते हुए डिज़ाइन करना है, इसीलिए मैक्सिमम लोड को कंसीडर करके ही डिज़ाइन किया हुआ है, और ताकि उसके नीचे के भी जो फोर्सेस या नीचे के जो लोड आएंगे वो सारे भी कंसीडर हो जाएंगे, राइट। सो अब हमको डिज़ाइन करना है रॉड, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिग्मा वाई इज इक्वल टू पी वाई अपॉन ए, राइट। नाउ मैं ये कौन सा यूज़ करूँ स्ट्रेस, तो मुझे पता है, ठीक है, इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड माइल स्टील है वही मैं लेके चलता हूँ, और स्टैंडर्ड माइल स्टील का जो आपका ये यील्ड स्ट्रेंथ होता है दैट इज़ 250 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल इज़ नथिंग बट 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। और इसका इलास्टिसिटी जो होता है वो आई थिंक 2.1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल होता है। तो आपको मटेरियल जो यूज़ करना है उसका इलास्टिसिटी भी मिल गया, बट इस फॉर्मूले में कहीं पे इलास्टिसिटी का यूज़ नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमको इलास्टिसिटी का यूज़ करना नहीं है। हमको यील्ड स्ट्रेंथ दिख गया इसका 250 मेगा पास्कल। नाउ एरिया देखते हैं, π/4 d स्क्वायर। नाउ पी वाई कितना आने वाला है इसके ऊपर, 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। नाउ प्रॉब्लम जब सॉल्व करना है तो हमको हमेशा याद रखना है कि हमारे स्टैंडर्ड स्ट्रेस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो लोड्स रहेंगे सारे के सारे लोड्स को हमको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट करना है। सो 100 इंटू 10⁻3, राइट। एंड तो हमारा जो लोड है वो किलो न्यूटन से न्यूटन में आ गया, और डायमीटर जो हमको मिलेगा वो mm में मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे स्ट्रेस जो रखा है 250 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल इज़ नथिंग बट न्यूटन पर mm स्क्वायर ओनली, राइट। तो देखते हैं, सिग्मा y की जगह पे हमने रख दिया 250, पी वाई की जगह पे रख दिया हमने 100, π/4 d स्क्वायर। अब d की वैल्यू फाइंड करना है तो हम d को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, बाकी इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। सो ये d कैसे मिलेगा हमको, √, ये 250 अंदर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद d का वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट 23 mm, d जो रहेगा आपका 23 mm। नाउ d इज इक्वल टू 23 mm जो कैलकुलेशन करके हमने निकाला, क्या इसी डायमीटर का रॉड अगर मैं ट्रैक्टर और ट्रॉली को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करूं तो क्या वो सेफ़ रहेगा, क्या वो रॉड कभी फेल नहीं होगा? देखते हैं फेल होता है कि नहीं होता है। इसके लिए मैं आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछता हूँ। पहला चीज़, एक तो ये पॉइंट आप रीड कीजिए, गिवन लोडिंग में इंक्रीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने वो ट्रॉली के ऊपर जो लोड डालना है वो 100 किलो न्यूटन के लिए रखा है, और ऐसा अज्यूम किया है कि वो रॉड के ऊपर 100 किलो न्यूटन जितना ही लोड आने वाला है। तो क्या ऑलमोस्ट एवरी टाइम वो जो ट्रैक्टर यूज़ करने वाला है वो ट्रॉली के ऊपर 100 किलो न्यूटन लोड ही डालेगा, या फिर ऑलमोस्ट एवरी टाइम ऐसा ही सिचुएशन आएगा कि जब उस ट्रॉली के ऊपर 100 किलो न्यूटन लोड ही एक्ट करेगा, या फिर वो रॉड के ऊपर 100 किलो न्यूटन लोड ही एक्ट करेगा? मे बी कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से वो 100 किलो न्यूटन लोड से ज़्यादा हो जाता है इस ट्रॉली के ऊपर। वैसे तो हम मैक्सिमम लोड लेके ही डिज़ाइन करते हैं, बट फिर भी उसके बाद भी कभी कभी लोड कुछ अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। जैसे 100 किलो न्यूटन से वो कभी 120 किलो न्यूटन 125 किलो न्यूटन लोड भी हो सकता है, या फिर ट्रैक्टर को यूज़ करते वक्त कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस आ सकती है जहाँ पे लोड इंक्रीज़ हो सकता है। तो अगर सपोज़ अब मैंने d = 23 mm जो निकाला है वो कंसिडर करते हुए कि उस ट्रॉली का जो उसके ऊपर जो लोड आने वाला है रॉड के ऊपर वो 100 किलो न्यूटन आने वाला है, बट अगर 120
किलो न्यूटन आ गया या 125 किलो न्यूटन आ गया, तो उस वक्त तो ये डायमीटर 23 mm वाला रॉड है वो तो फेल हो जाएगा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, राइट। सो ऐसी ही सिचुएशन और भी बहुत सारी है जिसकी वजह से हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुअर वर्कमैनशिप। पुअर वर्कमैनशिप क्या होती है? जब हम रॉड को डिज़ाइन करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि रॉड कोई पर्सन ही डिज़ाइन करता है, तो वहाँ पे पुअर वर्कमैनशिप आ सकती है कि जिस प्रोसेस से रॉड को डिज़ाइन करना है वो प्रोसेस हो सकता है गलत हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो सकता है। जैसे कि आपने अगर ध्यान दिया होगा कि तो फर्स्ट वीडियो में मैंने लिफ्ट का एग्जांपल दिया था आपको, और लिफ्ट के एग्जांपल में मैंने एक आपको बताया था कि 100 kg के ऐसे 10 पर्सन रहने वाले हैं और 10 का वेट टोटल 1000 kg होगा। उसके अंदर हम लोग के मास को अगर हमको वेट में कन्वर्ट करना है तो उसमें 9.81 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 9810, और मैंने उसको अप्रॉक्सीमेट करके 1000 लिख दिया था, बट 9810 अप्रॉक्सीमेट करके वो 10,000 होना चाहिए। और मैं 10,000 के ऊपर ही आप लोगों को एग्जांपल देते गया कि 10,000 से अगर नीचे का 1000 से नीचे का अगर लोड आया 800 या 700 तो आपकी लिफ्ट वो लोड झेल जाएगी, और उसके बाद ऊपर का लोड आ गया तो वो लिफ्ट का जो रोप है वो फेल हो सकता है। तो वहाँ पे दैट वॉज 9810 वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10,000 नॉट 1000, राइट। तो ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो जिसको हम लोग पुअर वर्कमैनशिप भी बोलते हैं। सो ये दो कंडीशंस हो गई। और थर्ड पॉइंट इज़ आइडियल लोड शुड बी केप्ट बिलो द इलास्टिक लिमिट। आपको मैंने ऊपर बताया था, इस वक्त जब यहाँ पे मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम आइडियली लोड शुड बी ऑलवेज विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्योंकि उसके बाद तो फेलियर आना स्टार्ट हो जाता है, डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको इस पॉइंट को भी कंसिडर करना है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ द मटेरियल गिवन बाय द सप्लायर। नाउ क्वालिटी ऑफ द मटेरियल गिवन बाय द सप्लायर वो अच्छी ही होगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। मे बी उसने हमको डिफ़ाइन करके दिया था ना, ये D20 डायमीटर 23 mm हमने जो निकाला वो ये कंसिडर करते हुए निकाला कि जो माइल्ड स्टील हमने उस मार्केट से या फिर अपने सप्लायर से मंगाया था वो 250 मेगापास्कल का था। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो 250 मेगापास्कल का ही था? हो सकता है कि उसने 250 मेगापास्कल का दिया हो, बट उसने अरेंज करके रखा होगा कोई 200 मेगापास्कल का, कोई 250 मेगापास्कल का, तो वहाँ पे भी पूरा वर्कमैनशिप हो सकती है। और वहाँ पे भी वो 250 मेगापास्कल का देने के बजाय में भी हो सकता है कि हमको 200 मेगापास्कल का दे दे, राइट। सो लॉट वो जो सेलेक्ट कर रहा है नेसेसरी हो सकता है कि लॉट्स में भी डिफरेंस हो सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करनी पड़ती है। यानी कि ये सारी अगर चीज़ें आइडियल तो होती नहीं है, ये सारी ऐसा तो है नहीं कि एवरी टाइम ये सारी चीज़ें जो होंगी और ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे डिज़ाइन करते वक्त, या फिर जब एक्चुअली में हम जब डिज़ाइन कर देंगे तो ये सारों चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना होता है कि हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करना पड़ता है। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं।